नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे आदिकाल से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक मैराथन क्लास के माध्यम से आदिकाल के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई? तो आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य की रचना सबसे अधिक हुई। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को करेंगे क्योंकि आदिकाल को हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए साथ साथ उनके प्रश्न उत्तरों का भी हमने अभ्यास कर लिया है, तो ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 150 प्रश्नों को हमने करना है। तो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। विजयपाल रासो किस भाषा का में लिखा गया ग्रंथ है? तो विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा जाने वाला ग्रंथ माना जाता है, जिस कारण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रासो साहित्य में भी स्थान नहीं दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3। राजशेखर सूरि कृत नेमिनाथ फागू का प्रमुख रस निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? राजशेखर सूरि कृत जो ग्रंथ है नेमिनाथ फागू, इनमें से इस ग्रंथ में प्रमुख रस पूछा हुआ है, तो कौन सा प्रमुख रस है? तो इस ग्रंथ के अंतर्गत प्रमुख रस है श्रृंगार रस। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 4। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य माना जाता है, अब्दुल रहमान का है ये। उसके बाद प्रश्न संख्या 5। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ कौन सा है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ इनमें से है खुमान रासो, जो कि जिसकी भाषा रही है राजस्थानी और बिल्कुल अपभ्रंश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त ग्रंथ माना गया है। कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देते हुए करना है क्योंकि परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से है या नहीं है, तो आपको देख लेना है क्या पूछा हुआ है। तो इनमें से जो है अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है पृथ्वीराज रासो को, तो वो विद्वान रहे हैं इनमें से मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। डॉक्टर बुल्लर रामचंद्र शुक्ल और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को जो अप्रमाणिक माना है, और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने तो अनैतिहासिक ग्रंथ कहकर पुकारा है पृथ्वीराज रासो को। देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा यही है, तो देख लेते हैं इसका सही आंसर आप लोगों को पता ही है। पृथ्वीराज रासो को बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ किन्होंने माना है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई? तो खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति हमें पुणे संग्रहालय में मिलती है। बात कर लेते हैं, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो चार्ल्स इलियट ने परमाल रासो ग्रंथ के आल्य खंड नाम से प्रकाशन कराया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरु जो है मेरुतुंग को कहा जाता है, लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए तो स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा? तो स्वयं को अभिमान मेरु जो कहना वाले विद्वान रहे हैं वे रहे हैं पुष्यदंत। इन दोनों प्रश्नों में जो है अंतर है, आपको ये समझ लेना है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। अगर अभिमान मेरु के आगे स्वयं शब्द लगा होगा तो स्वयं को अभिमान मेरु किन्होंने कहा, तो आंसर हो जाएगा पुष्यदंत। और अभिमान मेरु किसे कहा गया है ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा हमारा मेरुतुंग। तो हमारा इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी मेरुतुंग। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। मेरुतुंग ही प्रबंध चिंतामणि के रचयिता माने जाते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता इनमें से जो है सोमप्रभु सूरि है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13।
अपभ्रंश का बहुभूति कौन है? तो निम्नलिखित में से अपभ्रंश का बहुभूति किसे कहा जाता है? आपको पता ही है, पुष्यदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो जैन मत का प्रचार भारत में सर्वाधिक कहाँ किया गया? तो ये हमें देखने को मिलता है गुजरात के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोहा छंद जो है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। किस साहित्यकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार माना? तो आपको पता ही है, मैं बार बार आपको ये परिभाषा बता चुकी हूँ। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो कथन है ये साहित्य के विषय में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो हर एक देश का जो साहित्य है वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब माना है। तो जनता की चित्तवृत्तियों का काल विभाजन के आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही विभाजन किया है। उसके बाद बात करें 17, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं एक बार हम, एक सेकंड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? ये आपको पता ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है अपने साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो है कितने काल खंडों में विभाजित किया है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 काल खंडों में इन्होंने विभाजित किया है। हर एक कालखंड को इन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और गद्यकाल, इस प्रकार से उन्होंने जो है आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल का नाम दिया है। वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल और जो है गद्यकाल, इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 18। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को जाता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 19। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 20। काल कर्मानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किन्होंने किया? तो काल कर्मानुसार अनुसार जो है कवियों का वर्गीकरण जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 21। भविष्यत कहा के रचयिता का नाम क्या है? तो भविष्यत कथा या कहा भी कह सकते हैं, रचना का जो नाम है रचना के रचनाकार का क्या नाम है? तो इस रचना के रचयिता कौन रहे हैं? तो धनपाल रहे हैं भविष्यत कथा के रचयिता। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 22। प्राकृत पैगलम किस विषय पर आधारित रचना है? तो प्राकृत पैगलम जो है वो एक छंद शास्त्र माना गया है। इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कीर्ति किस लेखक की है, किस साहित्यकार की है, ये पूछा हुआ है। तो सबसे प्राचीन जो लेखक रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने के जो रचयिता रहे हैं, इनमें से रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु व गणपति चंद्रगुप्त में से सबसे पहले आ जाएंगे इनमें से शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर जो है, अगर सबसे पहले पूछ लिया जाए तो सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किन्होंने किया? तो गारसा दातासी ने। उसके बाद नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का। इस प्रकार से जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत हुई। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24। ढोला मारूरा दोहा की नायिका कौन है? तो ढोला मारूरा दोहा की नायिका जो है इनमें से मारवाड़ी है और मालवाड़ी जो इनकी है सहनायिका मानी गई है। प्रश्न संख्या 25। प्रथम बावनी काव्य कौन सा है? तो मृत्तिका प्रथम अक्षरारोह दोहरा जो है एक प्रथम बावनी काव्य माना जाता है।
उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 26, किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वर्ण रत्नाकर। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन माने जाते हैं? प्राकृतानुशासन के जो रचयिता रहे हैं वे रहे हैं हेमचंद्र, ये आपको पता ही है। अपभ्रंश भाषा के व्याकरणकर्ता रहे हैं हेमचंद्र जी, इन्होंने अपभ्रंश भाषा का व्याकरण लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28, कीर्तिलता की रचना किस भाषा में हुई? आपको पता ही है कीर्तिलता की जो रचना है वो किस भाषा में हुई। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, तो आपको पता ही है मैथिली युक्त अपभ्रंश भाषा में कीर्तिलता की जो सॉरी भाई, ये प्रश्नों को ध्यान से नहीं देखा मैंने, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हम देख लेते हैं एक बार फिर से प्रश्न को। कीर्तिलता की रचना अवहट भाषा में है, इसमें अवहट है, ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। तो ये पूछा हुआ है अवहट क्या है, किस प्रकार की भाषा है, किन भाषाओं से मिलकर बनी है, मतलब किस तरह की भाषा बताई गई है कीर्तिलता के अंतर्गत। तो इसमें जो है मैथिली युक्त विकसित अपभ्रंश भाषा ही अवहट है, इसमें ये बताया है इसमें अवहट क्या है। तो इसी प्रकार हमारे साथ परीक्षा में होती है, जब हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को करते हैं तो जब पढ़ते वक्त हम एक दो शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बीच में ही स्किप कर जाते हैं और उन्हीं से हमारा जो है प्रश्न गलत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हर एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 29, संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य है, अभी हमने देख लिया था। कैमास वध किस ग्रंथ का एक सर्ग या खंड है? तो कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो का ही एक सर्ग या खंड माना गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, और सबसे बड़ा सर्ग पूछ लिया जाए तो कनवज युद्ध है। प्रश्न संख्या 31, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय सीमा क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1350 विक्रमी संवत तक मानी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 32, राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो डॉक्टर राहुल सांस्कृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? आप लोगों को पता ही है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल दो भागों में विभाजित किया है। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। आदिकाल को आरंभिक काल किन्होंने कहा? तो आपको पता ही है मिस्र बंधुओं ने जो है आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया है। और प्रारंभिक काल पूछ लिया जाए तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल दिया है। प्रारंभिक काल माना है गणपति चंद्रगुप्त ने, ये आपको ध्यान रखना है। और आरंभिक काल माना है मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं में 3 भाई है, श्याम बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र और गणेश बिहारी मिस्र, जिसमें कि कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में निम्नलिखित में से इनमें से मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। आदिकाल को आविर्भाव काल किन्होंने कहा है? तो आदिकाल को आविर्भाव काल कहने वाले जो इनमें से विद्वान रहे हैं वे रहे हैं उपयुक्त दोनों, सलेश जैदी और डॉक्टर राकेश, दोनों ने जो है आदिकाल को आविर्भाव काल नाम दिया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 37, आदिकाल को उद्भव काल किन्होंने कहा है? तो आदिकाल को उद्भव काल कहने वाला जो विद्वान है वो है वासुदेव सिंह। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 38, आदिकाल को आधार काल नाम किन्होंने दिया है? तो मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आदिकाल को जयकाल किन्होंने कहा है? तो आदिकाल को जयकाल की संज्ञा जो दी है वो दी है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 40, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल कहने वाले विद्वान रहे हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और वीर गाथा काल, वीर गाथा पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल को संक्रमण काल किन्होंने कहा? तो आदिकाल को संक्रमण काल नाम देने वाले जो है विद्वान रहे हैं वे राम खेलावन पांडे। 12 बरस ले कुकर जिए अरु 16 लो जिए सियार पंक्ति किस लेखक की है? तो यह पंक्ति जो है जगनिक की है। आदिकाल रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देते हुए पढ़ना है। तो आपको पता ही है आदिकाल में जो है राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। यही कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आदिकाल साहित्य में जो है संपूर्ण राष्ट्रीय प्रेम हमें देखने को नहीं मिलता, उसमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना हमें देखने को मिलती है। आदिकाल में युद्धों का सजीव चित्रण है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसमें शौर्य और विलासता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण दिखाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि रासो साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के अंतर्गत जो रासो साहित्य लिखा गया उनमें श्रृंगारिकता का भी वर्णन किया गया है और साथ ही वीरता का भी इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 44। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द के संबंध किस शब्द से माना है? तो रासायन से माना है। रासो शब्द का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से हुई। अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से मानी है, तो रामचंद्र शुक्ल ने रासायन से मानी है, ये आपको पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो अब्दुल रहमान जो है को हिंदी का प्रथम कवि जो माना गया है वो माना गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कोई विद्वान शंभु को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो कोई मानता है सरहप्पा को, तो कोई मानता है पुष्यदंत को, जो कि शिव सिंह सेंगर पुष्यदंत को मानते हैं और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन सरहप्पा को मानते हैं और अधिकतर विद्वान जो है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को ही माना गया है। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 46। हिंदी में बारहमासा का प्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? तो हिंदी में बारहमासा का प्रथम वर्णन जो है बिसल देव रासो के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 47। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को के रचयिता आपको पता ही है, चंद बरताई है। उसके बाद बात करें पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पृथ्वीराज रासो की भाषा पूछ ली जाए तो आपको बतानी है इनमें से जो ऑप्शन में है। वैसे डिंगल पिंगल शैली में लिखी गई पृथ्वीराज रासो जो है, और लेकिन इनमें पूछ लिया जाए तो ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव हमें देखने को मिला है पृथ्वीराज रासो में, तो ब्रज भाषा ऑप्शन में हो जाएंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लगाना है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को क्या कहा गया है? तो आपको पता ही है समय कहा गया है कि किसी रचना में सर्गों को जो है समय कहा गया, तो किसी में अध्याय, किसी में कांड, किसी में खंड, इस प्रकार से पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत जो है समय कहा गया। कामायनी में जो है कामायनी में कहा गया है सर्ग। तो उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 50 हम देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय है? तो आपको पता ही है पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग या समय है 69। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 51। बिसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? तो बिसल देव रासो का इनमें से काव्य रूप क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। तो बिसल देव रासो का काव्य रूप है गीति काव्य। वीर गाथात्मक रचना नहीं है। इनमें वीर गाथात्मक रचना कौन सी नहीं मान? अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, बिसल देव रासो एक श्रृंगारिक रचना मानी जाती है, जिसमें कि प्रथम बारहमासा वर्णन हमें देखने को मिलता है। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति कौन सी है? इनमें से आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कीर्ति अभी हमने पढ़ा है बिसल देव रासो है। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को हम कहते हैं कड़वक शैली, कड़वक कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है।
उसके बाद बात करें रानी पर और सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की खास विशेषता मिलती है। तो रानीपन और सामंती जीवन के बंधन की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ये मिलती है हमें बिसलदेव रासों में। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 57, पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा समय क्या है। तो पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा मैंने समय बताया था आपको कनौज युद्ध, और कैमास वध भी पृथ्वीराज रासों का ही समय एक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 58, चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासों का समकालीन किन्होंने कहा। तो चंद बरदाई को पृथ्वीराज रासों का समकालीन जो माना है वो माना है किन्होंने, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गारसादातासी ने। बढ़ते हैं आगे। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। बिसलदेव रासों में हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज रासों की नायिका कौन है। तो पृथ्वीराज रासों की नायिका जो है वो संयोगिता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 61, पृथ्वीराज रासों को किसने प्रमाणिक माना है, ये आप लोगों को बताना है। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास जी आते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 62, पृथ्वीराज रासों मूलतः कैसा काव्य है। तो यह एक पारस्तिक काव्य है। उसके बाद बात करें आगे, पृथ्वीराज रासों के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा रहा है। तो सबसे अधिक विवाद वाला पक्ष जो है पृथ्वीराज रासों में वो उसकी ऐतिहासिकता दिखाई गई है। ऐतिहासिकता पर जो है विवाद हुआ है। कोई विद्वान पृथ्वीराज रासों को एक प्रमाणिक ग्रंथ मानता है, कोई अप्रमाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रमाणिक मानता है। इस प्रकार से पृथ्वीराज रासों को जो एक विद्वान हुए हैं हीराचंद ओझा, उन्होंने तो पृथ्वीराज रासों को अनैतिहासिक ग्रंथ ही कहकर पुकारा है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 64, पृथ्वीराज रासों बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, अभी हमने पढ़ा है। तो ये विद्वान है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पृथ्वीराज रासों को अनैतिहासिक ग्रंथ माना है। कई क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए हैं भाई, इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, बार बार तथ्यों की रिवीजन से ही आपको जो है ये प्रश्न याद रह पाएंगे। इसी बार बार अगर प्रश्नों को आप पढ़ोगे तो परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इस प्रकार से अगर आप हर एक प्रश्नों को मतलब आगे के सिलेबस को पढ़ते चलोगे और पीछे के रिवाइज करते हुए चलोगे, बार बार प्रश्नों का अभ्यास करते हुए चलोगे, तो आपको जो चीज़ें अधिक क्लियरिटी के साथ जो है कंप्लीट होती चली जाएगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 65 पर हम आ गए। तो देख लेते हैं आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई। तो आदिकाल के अंतर्गत ऐसी कौन सी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है। अभी हमने पढ़ा है पृथ्वीराज रासों में। पृथ्वीराज रासों का जो पूर्व का भाग है वो काल्पनिक है और जो बाद का भाग है वो जो है ऐतिहासिक माना गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 66, किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जा सकता है। आपको समझ बेस के साथ बिल्कुल बेस को क्लियर करते हुए तैयारी करनी है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66, पृथ्वीराज रासों के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन हुए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नल जेम्स टोड जो है प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए पृथ्वीराज रासों के। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 67, बिसलदेव रासों की नायिका कौन थी। तो इनमें से बिसलदेव रासों की नायिका आपको पता ही है, राजमती जो है बिसलदेव रासों की नायिका रही है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 68, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा माना गया है। तो दोहा। ऐसा रासों ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो वह रासों ग्रंथ रहा है दलपति विजय। एक सेकंड भाई, प्रश्न को फिर एक बार फिर पढ़ेंगे। ऐसे रासों ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। तो इस
में रचनाकार का नाम पूछा हुआ है कि रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो दलपति विजय की जो है खुमान रासो जो रचना रही है यही अजमेर के जो शासक से संबंधित मानी गई है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 70। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की कीर्तियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथ को प्रमाणिक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कीर्तियों पर विचार करते हुए जो है कुल कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कुल इसमें जो है 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उन्होंने। उसके बाद बात करें 71। प्रश्न संख्या हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति मैंने आपको कई बार बताया रामचंद्र शुक्ल ने की है। जैसे कि आदिकाल को उन्होंने गद्यकाल नाम भी दिया और आदिकाल भी नाम दिया। इसी प्रकार से हर एक कालखंड को उन्होंने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए स्वीकार किया है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट माना है? तो विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता और कीर्ति पताका की जो भाषा रही है वो अवहट रही है। लेकिन विद्यापति ने जो अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है उसका जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा इसका जो प्रश्न संख्या जो 72 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। कीर्तिलता की भाषा को इन्होंने जो है अवहट कहा है। इनकी जो रचना है पदावली, ये पदावली है भाई, पदावली जो रचना है वो विद्यापति की मैथिली भाषा की रचना है, मैथिली भाषा की रचना मानी जाती है। लेकिन जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं वे अवहट भाषा में लिखी गई। लेकिन जो विद्यापति ने जो अपनी रचना की भाषा को अवहट का नाम दिया है, अवहट कहा है स्वयं से, वो कहा है कीर्तिलता की भाषा को। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 73। कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति जी को। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? तो विद्यापति पदावली का जो संपादन है वो रामवरेक्ष बेनीपुरी जी ने किया है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 75। देसिल बहाना सब जन मिठा ते तेसन अप जपो अब हट्टा, जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है, किसकी है, ये पंक्ति किस लेखक की है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति जी को। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है ये आपको बताना है। तो विद्यापति पदावली में हमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 68। विद्यापति किस मत के अनुयायी है? तो आपको पता है विद्यापति शैव है। उसके बाद बात करें तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि किसने माना है? तो अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की ओर अधिक था। तो यह कथन किन्होंने कहा? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कम स्थान दिया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो अधिक महत्व दिया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न 87। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः क्या है? यह एक फारसी शब्दकोश हिंदी शब्दकोश माना जाता है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करके अपनी पहेली और मुखरियों में चमत्कार उत्पन्न किया है? ये आपको बताना है। तो अभूति अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले आदिकाल में किया। उसके बाद बात करें हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किस विद्वान का है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक
एवं प्रथम महाकवि जो है चंद्रबरदाई को माना, ये कथन कहा है। ये कथन है, पूरा का पूरा जो कथन दिया गया है ये मिश्र बंधुओं का है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 91, किस ग्रंथ का प्रबंध विग्रहराज चतुर्थ से है। तो विग्रहराज चतुर्थ किस ग्रंथ का जो संबंध है वो विग्रहराज चतुर्थ से माना जाता है। तो बिसलदेव रासो का जो है नायक विग्रहराज चतुर्थ है, जिसे हम बिसलदेव तृतीय के नाम से भी जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 92, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो कौन सा माना जाता है। पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं, ये आपको बताना है। हर एक कई विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। किसी जैसे रामचंद्र शुक्ल ने रासायन से मानी है, तो डॉक्टर नरेंद्र स्वामी ने किस से मानी है। ये इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसिक शब्द से। रसिक शब्द से डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 94, बिसलदेव रासो में के राजा जो बिसल देव के साथ किस विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा बताई गई है। किसके विवाह के पुनर्मिलन की कथा दिखाई गई है। बिसलदेव रासो के अंतर्गत बिसलदेव के साथ वो है, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पूछा हुआ है कि बिसलदेव रासो की जो नायिका है वो कौन है। वो है राजमती। राजमती के विवाह और वियोग का पुनर्मिलन की कथा जो है बिसलदेव और राजमती के विवाह एवं वियोग और पुनर्मिलन की कथा बिसलदेव रासो में हमें देखने को मिलती है। और जो बिसलदेव रासो है वो कितने खंडों में बांटा हुआ है, 4 खंडों में बांटा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है। तो अर्ध प्रमाणिक रचना जो है इनमें से कौन सी मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने प्रमाणिक माना, कुछ ने अप्रमाणिक और किसी ने अर्ध प्रमाणिक माना। अर्ध प्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान में से सबसे प्रमुख विद्वान रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद जी जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 96, उक्ति धर्म विशालकाय राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है कि ये बताना है आपको। तो इसके रचयिता रहे हैं चंद्रबरदाई जी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 97, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है। नारी निंदा हमें आपको पता ही है नाथ संप्रदाय में देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 98, अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपको पता ही है अवधूत मत जो है वो नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची शब्द माना गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 99, किसका बेटा किसकी बहू आप सवारत मिलिया साहू। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी विद्वान की है, ये चरपटनाथ जी की पंक्ति है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। इसकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। इसका व्यक्तित्व समर्थन धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। गोरखनाथ के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद बात करें अगला एक कथन और देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101, किस स्मारक की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव था। नाथ संप्रदाय के संबंध में किसका कथन है, किस विद्वान का ये कथन है। तो ये कथन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद का ये कथन है कि जो इस स्मारक के यानी कि नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जो है सबसे बड़ी कमजोरी इनका जो क्या रहा है, रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय के लिए। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 102 को हम देखेंगे तो इसका
सही आंसर हमें बताना है कि कालक्रम के अनुसार रचनाओं को आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन सी रचना लिखी गई, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी। तो इसका जो हम सीधा सीधा आंसर देखते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बीजक। जो पहले कबीर की जो रचना रही है, फिर सूफियों की कवि रचना है मृगावती, फिर पद्मावत आती है, उसके बाद आएगी विनय पत्रिका जो कि हमें भक्ति काल में तुलसीदास की देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 103, आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन रचनाओं को भी हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सी रचना आती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगी ये रचना हमारी ढोला मारूरा दोहा, फिर सत्यवती कथा, फिर मधुमालती, फिर चित्रावली। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 104, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडली योग परिभाषिक शब्दावली का पर किसका प्रभाव है। तो कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडली योग की परिभाषिक शब्दावली पर हमें किसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। तो नाथों का प्रभाव देखने को मिलता है, नाथ पंथ का प्रभाव देखने को मिलता है हमें कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडली योग की पारिभाषिक शब्दावली पर। ये बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 105, राम कुमार वर्मा ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमा खान का नायक माना गया है। तो राजकुमार जो है ऋतुपर्ण एक रचना का जो नायक है वो राजकुमार ऋतुपर्ण। इनमें किस सूफी ग्रंथों में नायक माना गया है राजकुमार ऋतुपर्ण को, तो ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सत्यवती कथा जो कि ईश्वरदास जी की है। सत्यवती कथा जो है, इस कथा में ऋतुपर्ण जो है एक नायक के रूप में है। उसके बाद बात करें आगे, किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है। तो वर्णमाला के एक एक अक्षर का जो सिद्धांत निरूपण हमें देखने को मिलता है जैसे कि अखरावट रचना में। किस सूफी प्रेमा खान की रचना 1503 में की गई, तो आपको पता ही है 1503 में जो है मृगावती की रचना हुई जो कि कुतुबुन की रचना रही है सूफी कवि की। उसके बाद प्रश्न संख्या 8, कौन से सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है। तो ये बताना है हमें, रचना काल की दृष्टि से हमें इनको लगाना है। सबसे पहले आती है 1379 में जो है चंदायन, फिर हमने 1503 में हमने देखने को ही मिली थी हमारी मृगावती कुतुबुन की, फिर है पद्मावत 1540 में, फिर है 1545 में मधुमालती। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 9, कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। जान कवि का समय 1612 से लेकर 1664 ईस्वी है, ये बिल्कुल कथन सही है। माधव काम कंदला की रचना जो है राजस्थानी भाषा में हुई, ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद देख लेते हैं, नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रज भाषा में लिखी जाने वाली रचना है। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नूर मोहम्मद द्वारा जो रचना है इंद्रावती वो ब्रज भाषा में न लिख करके अवधी भाषा की रचना मानी गई है, अवधी। इस प्रकार से आपको देखना है। छिताई वार्ता के रचनाकार नारायण दास है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 110, यह तन जारी जार के कहाँ की पवन उड़ाओ, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है। तो ये पंक्ति जो ली गई है वे किस ग्रंथ से ली गई है, ये आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो हमारी पद्मावत की है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो लखन सेन पद्मावती कथा के जो लेखक हैं वे रहे हैं दामोदर कवि। उत्तर रामचरित नाटक के रचना किसने की, तो आपको बताना है। उत्तर रामचरित नाटक के रचनाकार जो रहे हैं वो आपको पता ही है कौन रहे हैं, प्रसिद्ध रचनाकार संस्कृत के भवभूति जी। परछन राघव के रचयिता कौन है। तो परछन राघव के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं, जयदेव
उसके बाद जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, स्वयंभू ने राम कथा का नाम क्या है? तो स्वयंभू की जो राम कथा है उसका नाम जो है पौमचरियु है। उसके बाद बात करें इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या रहा? तो आपको पता ही है, प्रसिद्ध संत रहे गुरु नानक देव जी। इनका जीवन काल 1469 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक रहा। तालवंडी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 16, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत रहा है द्वैताद्वैतवाद। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 17, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? तो आपको पता ही है, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग भक्ति का जो परिवर्तन कार्य संभाला और उन्होंने जो शुद्ध अद्वैतवाद इनका सिद्धांत रहा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 18, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच कड़ी किस संप्रदाय को माना गया है? तो नाथ पंथ और संत काव्य के मध्य जो बीच की कड़ी संप्रदाय रहा है वो कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय, जो हरिदास निरंजन जिनके प्रवर्तक रहे। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 119, ज्ञान समुंदर के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपको पता ही है, सुंदरदास जो है ज्ञान समुंदर के रचनाकार का नाम है। प्रश्न संख्या 120, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन कवि है? तो दादू दयाल का जो संत कवि रही है दादू दयाल जी, उनमें दादू दयाल का शिष्य जो है वो कौन कवि माना जाता है? इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरदास। सुंदरदास जो है दादू दयाल जी के शिष्य रहे हैं। और एक जो रज्जब रहे हैं, रज्जब भी दादू दयाल का गुरु माना जाता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 21, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो आपको बताना है, इस पद्मावत में जो पद्मावती है वो किसका प्रतीक माना गया है? तो आपको पता ही है, हृदय का प्रतीक माना गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 22, पद्मावत की कथा कब हुई? तो पद्मावत की कथा कब हुई ये आपको बताना है, 1540 ईस्वी में। पद्मावत की रचना कब हुई? तो पद्मावत की रचना का समय हमें बताना है। तो 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना का जो समय रहा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 23, किस प्रेमाख्यान ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का परिणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुमालती। मधुमालती का जो नायक है वो पत्नी व्रत का पालन करते हुए एक जो अन्य सुंदर राजकुमारी उसको प्रस्ताव विवाह के लिए जो प्रस्ताव रखती है तो वह उसे ठुकरा देता है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 124, ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ का प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो यानी कि सूफी कवियों का प्रभाव, प्रेमाख्यानों का प्रभाव जो पड़ा है किस ब्रजभाषा के कवि पर पड़ा है? नंददास जी पर। और उसके किस ग्रंथ पर पड़ा है वो आपको बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा रूप मंजरी। नंददास की रूप मंजरी पर इसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी काव्य के प्रेमाख्यानों का प्रभाव देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 125, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ? तो गुरु शब्द के लिए पीर शब्द का जो प्रयोग है वो हमें सूफी काव्य में देखने को मिलता है। गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 126, भाई कम समय में अधिक प्रश्नों को कराने के उद्देश्य से थोड़ा जल्दी में आप बोल रही हूँ, तो इसी में शब्दों की एक दो शब्दों की इधर उधर हेर फेर थोड़ी सी हो जाती है। थोड़ा सा आपको भी लगता होगा कि मैम थोड़ा सा बोल कैसे रही है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। लेकिन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 126, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत ही कमी है। हम अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है करने की कोशिश करते हैं ताकि हम
जो है अभ्यास के जरिए से ही जो है अपनी परीक्षा की अधिक अच्छे से तैयारी कर पाएँ और सफलता प्राप्त कर सकें। तो बार बार अभ्यास ही सफलता का राज होता है। निरंतर अभ्यास और बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी। तो शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न संख्या 126। माधव कामकंदला नामक जो रचना है उसके रचयिता पूछे हुए। तो आपको बताइए माधव कामकंदला के रचनाकार कौन माने जाते हैं। तो गणपति जी जो है माधव कामकंदला के रचनाकार माने गए हैं। माधव कामकंदला जो रचना है कई रचनाकारों की रचना है। ये ऐसा नहीं है कहीं आपको दूसरा रचनाकार देखने को मिले तो आपको लगे कि मैम ने गलत बताया है। गणपति चंद्र गुप्त भी माधव कामकंदला के रचनाकार रहे हैं। उसके अलावा और भी अन्य कवि कई रहे हैं जिन्होंने माधव कामकंदला नाम से रचना की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 127। जान कवि के लिखे प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो जान कवि द्वारा लिखे गए प्रेमाख्यान ग्रंथों की संख्या पूछी हुई है। तो 29 है सही आंसर हो जाएगा 29। अगर प्रेमाख्यान काव्यों की ग्रंथों की जगह कुल ग्रंथों की संख्या पूछ ली जाती, जान कवि द्वारा कुल कितने ग्रंथ लिखे गए, वो लिखे गए 78। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते ही प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। प्रश्न देख लेते हैं आगे। रूपमंजरी के रचयिता अभी हमने देखा था कि किन प्रेमाख्यान का प्रभाव जो है नंददास की किस रचना पर पड़ा था। तो वो था रूपमंजरी। किसकी रचना है ये, नंददास जी की। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 130। चिताई वार्ता के रचनाकार कौन रहे हैं, हमने पढ़ ही लिया था। नारायण दास जी जो है चिताई वार्ता के रचनाकार रहे हैं। बार बार रिवीजन से ही आपको जो है अधिक समय तक तथ्य याद रह पाएंगे। इसीलिए कोशिश रहती है हमारी अधिक से अधिक जो है प्रश्नों की हमें रिवीजन करते हुए हमने तैयारी को आगे बढ़ाना है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130। गणपति रचित माधवनल कामकंदला की भाषा में किस भाषा में रचना की है माधव कामकंदला में, जो कि गणपति द्वारा रचित रचना है। तो इसकी भाषा पूछी हुई है। तो इसकी भाषा जो है वो है राजस्थानी भाषा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 131। ढोला मारूरा दोहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार जो रही है वे रही है कुशल लाभ। कहीं कहीं आपको कल्लोल कवि भी देखने को मिलेंगे। शुरुआत में कल्लोल कवि ने रचना की थी ढोला मारूरा दोहा की, लेकिन बाद में कुछ और छंदों को और पदों को उसमें जोड़ करके रचना की वो की कुशल लाभ ने। तो दोनों रचनाकार माने जाते हैं ढोला मारूरा दोहा के। कल्लोल कवि और एक है कुशल लाभ। ये दोनों रचनाकार जो है ढोला मारूरा दोहा के हैं। उसके बाद अगर स्वर प्रथम पहले पूछ लिए जाए तो जिसमें ऑप्शन में अगर कुशल लाभ न हो तो आपको कल्लोल कवि लगा देना है। अगर ऑप्शन में कल्लोल कवि न हो तो कुशल लाभ लगा देना है। अगर दोनों हो तो पहले आपको कल्लोल कवि को जो है लगाना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 31। ढोला मारूरा दोहा की भाषा पूछी हुई है। तो भाषा जो है वो कौन सी रही है। तो राजस्थानी भाषा ही रही है। ढोला मारू दोहा रचना की नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। प्रश्न संख्या 32। किस प्रेमाख्यान काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है। अभी हमने पढ़ा था कि राजकुमार ऋतुपर्ण जो है किस प्रेमाख्यान काव्य का रचनाकार माना जाता है, ईश्वर दास की सत्यवती कथा का। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 133। मधुमालती का नायक हमने पढ़ा ही है। मनोहर जो है मधुमालती का नायक है और इन्होंने ही जो है इसके मधुमालती के नायक ने ही जो अन्य राजकुमारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया अपनी कथा में। उनकी कथा में हमें देखने को मिलता है। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन माना जाता है। तो उस्मानकृत चित्रावली का नायक जो है सुजान है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 135। ज्ञानद्वीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है। तो ज्ञानद्वीप प्रेमाख्यान का काव्य की नायिका पूछी हुई है। तो इसकी नायिका जो है
वो कौन है ये आपको बताना है। तो देवयानी जो है ज्ञानद्वीप प्रेमाख्यान काव्य की नायिका मानी जाती हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 136। लैला मजनू के कथानक को हिंदी में प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के में प्रस्तुत करने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो ये जाता है जान कवि को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 137। गहना एक कनक ते गहना इन मोह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर के किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? गहना एक कनक ते गहना इन मोह भाव न दूजा, ये पंक्ति जो है कबीर के किस दर्शन का प्रतिपादन कर रही है? तो ये कबीर के वेदांत दर्शन का प्रतिपादन करती है। कई बार डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर क्या है। बार बार प्रश्नों को रिवाइज करना है। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 138। कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ? तो कबीर पंथ का निर्माण पूछा हुआ है, किस सिद्धांत के आधार पर कबीर पंथ का निर्माण माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद भी देखने को मिलता है हमें कबीर पंथ में, और वैष्णवों का अहिंसावाद भी देखने को मिलता है, और भारतीय ब्रह्मवाद भी हमें देखने को मिलता है। उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 39। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व जो है हमें निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की देन बताया गया है? तो ये है वैष्णव संप्रदाय की। कबीर काव्य में अहिंसा का जो तत्व देखने को मिलता है वो जो है वैष्णव संप्रदाय से लिया गया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 140। कबीर में उपलब्ध ज्ञान मार्ग की बातें जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कहाँ से ली गई? कबीर के अनुसार जो हमने अहिंसा का तत्व देखा था वो वैष्णव संप्रदाय से, लेकिन ज्ञान मार्ग की बातें हमें जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से ली गई बताई? कबीर में उपलब्ध जो हमें देखने को मिलती है ज्ञान की बातें वे मिली है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हिंदू शास्त्रों से। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 141। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ ये बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार जो कबीर को नाम प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ रामानंद से। ये सही आंसर हो जाएगा हमारा रामानंद। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 41। कबीर काव्य में, एक सेकंड भाई, 2 बार आ गया हमारा 141, कोई बात नहीं। कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो प्रेम तत्व जो है कबीर काव्य में कहाँ से मिली है? वो है सूफी संप्रदाय से। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 142। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है? वो है अष्टपदी जोग ग्रंथ। ये रचना हरिदास निरंजनी की है भाई, हरिदास जी निरंजनी की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला प्रश्न 143। 150 प्रश्नों को हम करने वाले हैं। 1 घंटे से कम समय में हम अपने प्रश्नों को करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक जो है कबीरदास जी को ही माना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 144। इनमें से संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? नहीं, आपको ध्यान रखना है क्या पूछी हुई है। तो संत काव्यों में हमें क्या नहीं देखने को मिलता? ब्राह्मणों का खंडन भी किया है कबीर के काव्य ग्रंथों में ही हमें देखने को मिलता है। जाति पाति का भी खंडन देखने को मिला है, और आचरण की शुद्धता भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन सगुण उपासना हमें कबीर जो संत काव्य के अंतर्गत नहीं देखने को मिलते, क्योंकि संत कवियों में जो है संत काव्य में हमें निर्गुण काव्य की परंपरा हमें देखने को मिली है। उन्होंने जो राम
लिए है। कबीरदास जी का जो राम रहा है, राम नाम को महत्व दिया है, ना कि दशरथ पुत्र राम को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 145। गगन मंडल में आधा कुआ, तहम अमृत का बासा, सोहुगुना होए सो भरी भरी, पीवे निर्गुना जाए पियासा। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है, तो देख लेते हैं। जो ये पंक्ति दी गई है, एक बार आप फिर से पढ़ सकते हो। तो जो ये पंक्ति है, निम्नलिखित में से इनमें से इस पंक्ति के रचनाकार रहे हैं गोरखनाथ। ये परीक्षा में आई हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति रही है गोरखनाथ जी की। उसके बाद बात करें राम कहा या कथा, सरी यही सोहंती। जो ये पंक्ति है ये किस कवि की है। अब कुछ प्रश्न हम पंक्तियों से संबंधित भी करेंगे, क्योंकि पंक्तियों से संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्वयंभू की पंक्ति है। ये पौमचरी की रचना के माध्यम से लिखी गई पंक्ति है। राम कहा या कथा, सरी कही सोहंती। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 147। सोवता अवधू जीवता मुआ, बोलता अवधू पियंजरे सुआ। ये पंक्ति जो है ये किस कवि की है, तो ये बताना है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गोरखनाथ की ही ये पंक्ति रही है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 148। किसका बेटा किसकी वो, आप सो थारे मिले सो हो, तो स्वारत आप मिलिया सहो। ये पंक्ति जो है ये आपको पता ही है, हमने पढ़ी ली थी, ऊपर आई हुई थी एक बार फिर से। ये चरपटनाथ जी की है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। जो ये पंक्ति है अमीर खुसरो जी की है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 150। काहे को बिहाई परदेस, सुन बाबुल मोहरे। जो ये पंक्ति है ये भी अमीर खुसरो जी की है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 151 और देख लेते हैं भाई हम। एक प्रश्न एक्स्ट्रा आ गया, तो गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, रैन भई चहु देश। ये जो पंक्ति है ये किस विद्वान की है, किस लेखक की है, ये आपको बताना है। इनमें से जो लेखक है अमीर खुसरो, ये पंक्ति अमीर खुसरो जी की है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, चहु भाई देश। इस प्रकार से जो पंक्ति है उसमें कहा गया है कि आत्मा रूपी सेज पर सो रही है गोरी, यानी अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने जो है, जब उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने ये पंक्ति कही थी, क्योंकि अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे अमीर खुसरो। तो कहा जाता है कि जैसे ही अमीर खुसरो के गुरु की जो ने अंतिम विदाई ली, इस दुनिया में नहीं रहे, तब जो है अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उन्होंने कहा है कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसे अपने मुख पर केस डाले हुए है, अर्थात वह अब दिखाई नहीं दे रही, अब चारों ओर ही अंधेरा छा गया है, अब मेरा यहाँ पर क्या काम, अर्थात मुझे भी अपने घर चले चाहिए, अर्थात कि मुझे भी अपने गुरु के साथ ही चलना चाहिए। तो यह जो पंक्ति है गोरी सोवे सेज पर अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने ये पंक्ति कही थी अमीर खुसरो ने। कई बार ये पंक्ति परीक्षा में पूछी गई है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। इसी प्रकार से हमने आदिकाल से संबंधित लगभग 150 प्लस प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हम भक्ति काल से संबंधित भी प्रश्नों को एक क्लास में लेकर के आएंगे। आदिकाल और भक्ति काल को हमने टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तरों के अभ्यास के सहित जो है कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, तो आप इनको बार बार रिवाइज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। फिर हम शुरुआत करेंगे रीतिकाल की। जो भी बच्चे DTET+B या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो
तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।